नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और आपका इंतज़ार जो था कि सर ये क्लैट की एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा आपको मिले कि तुरंत जो है आप उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सके, आपको जो है वो हेल्प कर सके, क्योंकि तमाम ऐसे चैनल हैं जहाँ पे चीज़ें तो चल रही हैं बट उसका क्या जवाब है, उसका क्या एविडेंसेस हैं कि यह जो है आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो उस चीज़ को, उस बात को ध्यान में रख करके मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ क्लैट 2025 के एग्जामिनेशन देने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए इंटरनेशनल लॉ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने, मोनोइज्म वर्सेस डुअलिज्म। मोनोइज्म वर्सेस डुअलिज्म के अंदर जो है हम वो सभी बातों को देखेंगे जहाँ से आपके पैसेज भी पूछे गए हैं। उस पैसेज को भी हम आपको बताएंगे कि अप्रोच क्या होनी चाहिए थे, उस पैसेज के आंसर क्या होना चाहिए था, और वो बाकी सारी चीज़ें अगर कभी भी इस टॉपिक से पूछा गया, चूँकि ये इसलिए संभावना भी इसकी ज़्यादा है कि अभी हाल ही में बहुत सारे इंटरनेशनल ये कन्वेंशंस हुए, इंटरनेशनल ट्रीटीज हुई। अभी आपने देखा G20 की बैठक हुई लास्ट ईयर में, तो यह जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए हम आज समझते हैं कि ये कंट्री जो मोनोइज्म को फॉलो करते हैं और जो कंट्री जो डुअलिज्म को फॉलो करते हैं, इस दोनों के अप्रोचेज में क्या अंतर होते हैं और यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ वर्क कैसे करता है। तो सामान्य रूप से आपने देखा है कि इन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर कोई भी लॉ है, कोई भी अगर लॉ की बात करती है, तो वहाँ पर वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल लॉ एज वेल एज म्युनिसिपल लॉ और डोमेस्टिक लॉ। अब इट्स अ मेजर क्वेश्चन कि व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ एंड व्हाट इज डोमेस्टिक और म्युनिसिपल लॉ। सामान्य भाषा में अगर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा कोई भी अगर ट्रीटी, कन्वेंशन या कोई ऐसा जो है बाइंडिंग, ये अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर बनाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल लॉ। बट अगर आपके देश में आपकी पार्लियामेंट द्वारा अगर कोई भी ऐसे एक्ट की इनेक्टमेंट की जाती है, दैट विल कॉल्ड अ म्युनिसिपल लॉ और डोमेस्टिक लॉ, तो उसको आप ये डोमेस्टिक लॉ के रूप में जानते हैं, आप जो है म्युनिसिपल लॉ के रूप में जानते हैं। अब ये शब्द से आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ये डुअलिस्टिक वाले कंसेप्ट में यहाँ पर आपको हम बहुत अच्छे से इन दोनों के डिफरेंसेस के भी बारे में बताएंगे। अब मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इज इट अ डिफरेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ लॉज और अ सिंगल जुरिस्डिक्शन अपॉन अ सिंगल सिटीजन। क्या दोनों के ऊपर, चूंकि अगर आप बात करो तो बोथ लॉ गवर्न्स अ सिंगल सिटीजन। अगर इंटरनेशनल लेवल भी लागू होगा तो मनुष्यों पे लागू होगा, चाहे वो किसी भी देश से क्यों, और अगर म्युनिसिपल लॉ भी लागू होगा तो वो किसी भी व्यक्ति पे ही लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडिया इज अ सिग्नेटरी मेंबर ऑफ एनी ट्रीटी, अगर किसी ट्रीटी में भारत जो है पक्षिक रूप से ये हस्ताक्षर किया है, एक पक्ष की भूमिका में है, देन इट्स अ बाइंडिंग इफेक्ट ऑन दैट ट्रीटी एंड वी हैव इंटरनेशनल लॉ। तो हमारे पास एक इंटरनेशनल लॉ है, और इंटरनेशनल लॉ के साथ साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे इंटरनेशनल ये हमारे इंडियन पिनल कोड है, हमारे CRPC हैं, हमारे एविडेंसेज हैं, एविडेंस लॉ है। अब जो वर्तमान में आप देखोगे BNS हो गया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो यह जो है, ये चीज़ें अगर सेम सिटीजन पे अप्लाई होती है, इफ अ सेम सिटीजन विल बी गवर्न्ड बाय द बोथ लॉज, in that cases what law will be applicable on the particular case, तो वह कौन सा लॉ लागू होगा। और अगर ये कोई पैटर्न वी डिराइव एनी पैटर्न with the international law, is it possible that all the country of international community is following that trend? क्या वो सभी लोग एक ही तरह से फॉलो कर रहे हैं? On the basis of that case analysis, ये क्लैट 2022 asks a passage regarding monoism and dualism. Today class is concerned about the differences between monoism and dualism, and we will explain the totality
of the international community who follows the monism and who follows the dualism, and what is the stand of India in international law regarding monism and dualism. ये सारी बातों को हम यहाँ पर देखेंगे. इन सारी बातों की चर्चाएं हम लोग क्लासरूम में करेंगे. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले जो है ये एक डिबेट है कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ, यह जो है इस दोनों में कौन से जो है ये स्ट्रॉन्ग है और कौन सा लागू होगा. फॉर एग्जाम्पल, फॉर द पर्पस ऑफ ह्यूमन राइट, आप देखोगे ह्यूमन राइट के केसेस में जब 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट बन रहा था, ये आपके पास जो था UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, UDHR. अब यह जो है जब ये रूल्स बन रहा था, इट विल बी टॉक अबाउट द व्हाट इज अ ह्यूमन राइट एंड व्हाट विल बी एप्लीकेबिलिटी ऑफ ह्यूमन राइट. ये इसकी मैकेनिज्म की, इसके प्रोसीजर की बात करता है. एंड अगर आप देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखोगे तो ये भी इसकी बात करता है इन वे ऑफ फंडामेंटल राइट. बिकॉज जब ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की डेवलपमेंट हुआ, उसी समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट प्रोसेस चल रही थी. एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जब भी कहा कि आप जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ को, ये ह्यूमन राइट को आप लागू करिए, द आवर पार्लियामेंट्री मेंबर ये इनेक्टेड अ लॉ, सिमिलर लॉ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारे संविधान में ही उसको रख दिया. एंड वी सी द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स और सम ऑफ टाइप ऑफ ह्यूमन राइट इन आवर प्रियम्बल, सम ऑफ इन आवर फंडामेंटल राइट, सम इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड सम आर इन आवर डायरेक्टिव और फंडामेंटल ड्यूटीज. आप देखोगे कि इन सब में जो है अलग अलग लागू किए गए. तो हमारे पास ये दोनों लॉ है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब यह प्रश्न है कि इफ अ पर्टिकुलर मैटर, अगर बोथ लॉज इज प्रिवेलिंग, व्हाट लॉज विल बी एप्लीकेबल, म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ. एंड फॉर दैट पर्पस वी हैव टू डिफरेंट स्टैंडर्ड. And the question that I asked to you is here that can international law be directly applied to domestic jurisdiction? If any particular international law has applicability in a jurisdiction all over the world, what will be the percentage of, or what will be the degree of applicability of international law whether domestic law is not existing? जहां उस देश की डोमेस्टिक लॉ नहीं है, इसकी क्या परसेंटेज है, इसको लागू किया जाएगा. इन दैट पर्सन द इंटरप्ले बिटवीन म्युनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ इज कॉम्प्लेक्स. Some authors believe that international law and law of domestic jurisdiction in municipal law of country do not interest and completely different entity. Both are the different entity. There is no direct relation between international law and domestic law, but some jurists assume that it's a single law. If a municipal law is governing by international law, in that cases the inflection of international law will be seen in your domestic law. For example, if we see our fundamental right, some of the provision are directly taken just like international human right convention in our Indian constitution. आपको दोनों में जो है एक बराबर की चीजें को, कुछ उस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी. तो लेकिन सबसे एक प्रॉब्लम ये आती है कि इफ ऑन अ पर्टिकुलर मैटर देयर इज अ इंटरनेशनल लॉ एंड देयर इज नो डोमेस्टिक लॉ, and the person who is doing the crime, can he take plea of lacking of domestic law, that he is not aware, he has a no domestic law, that's why he is going for that crime on international level? क्या वो पर्टिकुलर डोमेस्टिक लॉ नहीं होने के कारण एज ए डिफेंस यूज करके और इंटरनेशनल क्राइम कर सकता है, और वाइस वर्सा? या फिर इंटरनेशनल लेवल पे कोई अगर इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस नहीं है तो क्या वो डोमेस्टिक लॉ में कर सकता है? इट मीन्स कैन एनीबडी यूज म्युनिसिपल लॉ एज अ डिफेंस टू वायोलेटिंग इंटरनेशनल लॉ?
और कैन एनीबडी यूज इंटरनेशनल एज अ डिफेंस ऑफ म्युनिसिपल लॉ? क्या ये एक दूसरे के एज ए डिफेंस यूज हो सकते हैं क्या? एक दूसरे के जगह पे यूज हो सकते हैं क्या? इट इज अ कंसिडरेबल क्वेश्चन. इफ वी आस्क टू सी द provision, then we talk a debate about that monism and dualism. Monism and dualism is a two distinct concept. The concept relating to monism said about the applicability of international law and municipal law at the same stage, and dualism talk about the two different rules, a supplementary provision of two different rules. One is international law and a similar domestic law. यहाँ पे आप देखोगे कि मोनिज्म में एक ही लॉ जो इंटरनेशनल लेवल पे भी है और देयर इज नो नीड ऑफ इनेक्टिंग एनी डोमेस्टिक लॉ, और उस तरह की दूसरा कोई रूल जो है ये आपको नया बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट इफ वी टॉक अबाउट अ डुअलिस्टिक कंसेप्ट, if we talk about a dualism concept, in that cases you need to enact a separate law just similar to international law, or with some modification of international law you have to ratify or enact in a similar manner that have international ये organization have enacted. जिस तरह से वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने इनेक्ट किया है उसी तरह से आपको एक इनेक्ट करना होगा सिमिलर लॉ, एंड आफ्टर द रेटिफिकेशन यू यूज द इंटरनेशनल लॉ. अब एक जो है इंडिया के कंसेप्ट में एक प्रोविजन है कि व्हेन आवर इंटरनेशनल लॉज विल बी बाइंडिंग, इफ योर इंटरनेशनल लॉ इज रेटिफाइड बाय योर एग्जीक्यूटिव, then it will be binding upon your country. But if that provision at international level he is violating your fundamental right or fundamental right of any citizen, in that cases merely the ratification given by the executive body is not sufficient for applying the rules in our territory. In that cases that rule will be ratified by the Parliament of India, and after enacting or transforming that rules, if the Parliament given his consent, after that consent this rule be applicable in India. तो उसमें जो है अगर वो फंडामेंटल राइट को इनेक्ट ये वाउलेट नहीं कर रहा है, इन दैट केसेस मेयरली द रेटिफिकेशन गिवन बाय एग्जीक्यूटिव बॉडी इज सफिशिएंट. तो वहां भी रेटिफाई कर रहे हैं, हमारी जो है रेटिफिकेशन वहां भी हो रही है, बट केवल और केवल वहां एग्जीक्यूटिव द्वारा दी जा रही है. बट इफ दैट फंडामेंटल लॉज दैट इज इनेक्टेड बाय एनी इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड वायलेटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट ऑफ एनी सिटीजन, इन दैट केसेस यू नीड टू रेटिफाई बाय पार्लियामेंट. After the ratification of parliament that will be applicable in India. तो उस समय ये इसके applicability तब होगी जब ratification मिलेगा. Let's talk about the monism and dualism theory. Monist says there are two principal theory on the relationship between international law and domestic law, monism and dualism. The monism theory maintain that the subject of two system of law just like in international law and a domestic law are essentially one. Essentially one means it's a homogeneous law. It is a homogeneous law. ये दोनों एक ही तरह के हैं, एक ही हैं. And if the international community have enacted the rule, there is no need to enacting a domestic rule in our local parliament. आपके यहाँ दूसरी रूल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है आप इंटरनेशनल लॉ को ही अपने यहाँ एडॉप्ट कर लीजिए. ठीक. द मोनिस्ट theory asserts that international law and municipal law are fundamentally the same in nature and arise from the same science of law and are manifestations of single conceptions of law. Monist talks about that both rules, international law
and municipal law are based on a same species of law or a same genesis of law. That's why if one enactment has been done, there is no need to enact a second law or a second level. दूसरे लेवल पे बनाने की जरूरत नहीं होती है. The followers of this theory view international law and municipal law as a part of universal body of legal rule binding all human beings collectively or singly. In a monist system, international law does not need to be incorporated into domestic law because international law immediately become incorporated in domestic legal system upon ratification of international treaty. It is saying that whenever an international community enacted an law and your member or your representative is present there and your representative of that country is ratifying that law, who has a right to ratify the treaty, who has a right to take part in international treaty? Your president have to take part in international treaty, but on the name of president any representative sign or ratify that treaty. ये जितनी इंटरनेशनल कम्युनिटी के समझौते होंगे ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं, बट if president is not attending that treaty or president is not available in that treaty, any person who is authorized or consented by president or given assent by the to that person is eligible for signing that treaty. तो वो व्यक्ति जो प्रतिनिधित्व करने गया है, either that will be a prime minister of India, at foreign minister of India and any other member of parliament, कोई भी और दूसरा व्यक्ति हो सकता है जिसको यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने को भेजा गया है. आफ्टर साइनिंग दैट ट्रीटी, इफ ही साइन द ट्रीटी, ही रेटिफाइड द ट्रीटी, दैट इंटरनेशनल रूल इज एप्लीकेबल इन आवर डोमेस्टिक लॉ और डोमेस्टिक टेरिटरी. आपके यहाँ भी वो लागू हो जाएगा एंड देयर इज नो नीड टू फर्दर रेटिफिकेशन और फर्दर पास्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फर्दर इनेक्टमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रोविजन. बट इफ वी फॉलो डुअलिज्म, in that cases if international community enacted an law, we need a similar law in our parliament. जैसे हमने आपको बताया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, उसके होने के बावजूद भी वी हैव इनेक्टेड ह्यूमन राइट इन इंडिया. भारत के अंदर ह्यूमन राइट को हमने इनेक्ट किया, ह्यूमन राइट लॉज हमने इनेक्ट किया. इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपने देखा यूनिवर्सल ये यूनिसिट्रल मॉडल लॉ है फॉर सर्विंग द पर्पस ऑफ पेटेंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी इन्वेंशन और कॉपीराइट एंड ऑल द बिजनेस ट्रेड रिलेटेड बिजनेस. बट वी हैव सेपरेट इनेक्टेड आवर लॉ, कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, डिजाइन एक्ट, सेमीकंडक्टर एक्ट, लेआउट एंड सेमीकंडक्टर एक्ट. ये सारी चीजों को हमने फर्दर इनेक्ट किया बिकॉज वी ऑल्सो फॉलो डुअलिज्म. हम डुअलिज्म भी फॉलो करते हैं, मोनिज्म भी फॉलो करते हैं. ठीक, तो इफ एनी कंट्री फॉलो द कंसेप्ट ऑफ मोनोइज्म, if his member or his representative sign the treaty, there is no need to separate ये ratification or separate any corporation incorporate the law. कोई भी जरूरत नहीं है. ठीक, later according to this theory domestic law is subordinate to international law. According to this theory, domestic law is subordinate to international law. The statute of international criminal code therefore can be directly applied and adjudicated to international court according to the monist theory. According to dualism theory, international law and municipal law represent two entirely distinct legal systems. But if we talk about the dualist theory, it's both laws are a distinct nature. Both laws have a distinct nature. There is a one hand in municipal law and another hand is international. International law has a intrinsically different character from that of municipal law. International law is not directly applicable in domestic system under dualism. First, international law must be translated into a state legislation and before domestic court can apply it.
whenever you have to use the domestic law, you have to use the ये international law in your domestic court, you need to transform the law according to your situation, your time, your culture in your parliament. तो आपको वहां पर चेंज करने होते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करना होता है. इट्स कॉल्ड ये ट्रांसफॉर्मेटिव थियरी और थियरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट विच फॉलोड बाय यूनाइटेड किंगडम. ये जिसको जो है यूनाइटेड किंगडम फॉलो करता है, यूनाइटेड किंगडम के सिस्टम पे, ब्रिटेन जिसको आप कह रहे हो, ही फॉलोज अ डुअलिस्टिक थियरी एंड एनी रेटिफिकेशन, एनी ट्रीटी विल बी पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम आफ्टर द पासिंग दैट विल बी अप्लीकेबल इन यूएस, इन यूके, यूनाइटेड किंगडम, तब वो लागू होगा. तो यहाँ पर आपने ये देखा कि डुअलिस्टिक सिस्टम में बिफोर domestic applying the in domestic court, you have to translate into a state legislation. For example, under dualism, ratification of a statute of the International Criminal Court is not enough. It must be implemented through a state legislation into domestic system. Most state and court presumptively view national and international level system as the discrete entity and routinely discuss to dualism fashion incorporated to rule from one system to another. ठीक, यहाँ पर आप ये देखिए कि डुअलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर ये क्या क्या बात कही गई. अब वी हैव टू कंसेप्ट. फर्स्ट इज द मोनोइज्म एंड सेकेंड इज द डुअलिज्म. एंड वी हैव ऑलरेडी सेड दैट both the theory, both the legal entity follows its own way. अपने अपने रास्ते पे दोनों सही हैं. If you talk about the United Kingdom, he follows monistic theory. If we talk about the United States of America, he follows the monism theory. If you talk about the United Kingdom, he follows a dualistic theory. तो यहाँ पर दोनों के अपने अपने नेचर हैं. If you talk about the United Kingdom, he used a doctrine of transformation. What is the doctrine of transformation? It means any laws that will be incorporated at international level or that will be enacted at international level. In that cases, the Parliament of United Kingdom will change or transform accordingly to the culture or situation of that country. वह उस जो है देश के परिस्थिति काल के अनुसार उसको ट्रांसफॉर्म करेगी. एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मिंग दैट लॉ दैट विल बी अप्लीकेबल इन द कोर्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम. और उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही उसको लागू कराया जा सकता है. नो एनी इंटरनेशनल कोड और इंटरनेशनल लॉ विल बी अप्लीकेबल डायरेक्टली इन यूनाइटेड किंगडम. तो कोई भी डायरेक्ट नहीं होगा, विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग नहीं होगा. एंड दैट विल बी कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. In a country such as United Kingdom, there is a doctrine of transformation that states that before any international agreement can be considered applicable domestically, it must be transformed into municipal law. Before transforming into municipal law, there is not possible to apply in United Kingdom court. And this means that provision of treaty need to be transformed into a local law by passing a domestic legislation with the concurrent provision as the international obligation. और उस जो है सिद्धांत को ये अपने लोकल ये रूल्स के अंदर अप्लीकेबल करने के पहले लेजिस्लेशन के अंदर पास कराना होगा. एंड वी हैव अ सेकेंड ये example of United States of America. If we talk about United States of America, they follows the monistic theory. If any rules that will be passed at international level, in that situation at international level they will be applicable in domestic law directly. And if the Supreme Court or a federal court of United States of America apply the rules, it will be applicable to all the domestic domestic subordinate courts. वो सारे के ऊपर जो है जो स्टेट के उनके प्रोविंसेस के जो कोर्ट है उनके अंदर अप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली. तो दैट विल बी एग्जांपल ऑफ मोनोइज्म.
ठीक, कह रहा है कि इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द पोजीशन इज दैट कस्टमरी इंटरनेशनल इज द फेडरल लॉ, इफ फेडरल कोर्ट इज यूएस डिटरमाइन इट इज बाइंडिंग देन इट इज बाइंडिंग upon a state council, state court as well. However, an act of legislation may be invalidate merely on basis of violation of customary international law. The US Supreme Court believes that there should be respectful consideration to be given to interception of international treaty. However, a domestic rule of country would be given supremacy on the position. But here is a little bit exception of that point, that if the any confliction are arose between international law and municipal law, in that cases US also consider that domestic law will be prevail. Just like any other country, USA also giving the higher degree of domestic law upon international law. कि वहां भी कहता है कि इफ एनी रूल्स इज कंट्ररी टू द डोमेस्टिक लॉ, इन दैट केसेस डोमेस्टिक लॉ विल बी एप्लीकेबल. तो वहां पर ये although he is this country is following monism, but there is some it's his own point of view. तो इसके अपने जो है कुछ विचार है. ठीक, चलिए नाउ प्रोसीड फर्दर फॉर इंडिया. If we talk about the Indian law, that in our constitution article 51 talks about the application of international law. Although article 51 is relating to DPSP, and you all know that DPSP has not a binding effect. Binding effect means nobody can expel the government to impose that treaty or that laws. But government will try for maintaining peace and security at international level. He adopt the international treaty, he follow the international treaty. तो ये हमारे 51 के अंदर लिखा गया है कि यहाँ पर स्टेट शैल endeavor the foster respect of international law and treaty obligation in the dealing of organized people with one another. कि हम एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने के लिए, फ्रूटफुल करने के लिए हम सम्मान करेंगे. And just a similar thing is given in article 253 under Indian constitution, that if the Union of India have a power to implement any type of law over the state legislation, if Union of India is taken any decision, or a federal or a Supreme Court has taken any decision, it will be binding effect. It has a binding effect upon the state ये courts or any subordinate courts. तो यहाँ पर इंडिया के बारे में ये स्टैंड क्लियर कर दिया गया है कि इंडिया जो है कैसे लागू करेगी. But here is a not from now it is a not a clear cut provision that India will directly apply international law or not, and what is the use of international law. But there is a landmark case called Keswanand Bharti case. You all know about Keswanand Bharti case. Keswanand Bharti case is related to basic doctrine of constitution कि parliament cannot amend parliament can amend any part of constitution, but he cannot amend the basic, or he cannot change the basic structure of our constitution. That will be the verdict of Keswanand Bharti versus state of Kerala case. But merely that basic concept is not given. Beyond that concept, there are so many things has been derived from that case. That's why it is a landmark case. For the purpose of international law, the court said that if there is there is interpretation of our domestic law, and there is a lacunage or a gap between domestic or international law, in that cases you have to interpret our constitution or laws or enactment as the guideline or as the pathfinder of international law or as the in light of international law. तो हमें पथ प्रदर्शक जो अंतर्राष्ट्रीय कानून पथ प्रदर्शक है उसके रूप में करना चाहिए, या हमको जो अंतर्राष्ट्रीय ये जो लॉ है उनके विचारों को देखते हुए करना है. Because your economy is a global economy, and all the country is watching towards you, that what you have taken
decision in your country because it shows your mindset. If you apply the rules and regulation very strictly in your country, it means you are serious about the rules and regulation, and whatever or whenever you have tried to regulate international community, you will also regulate in a similar fashion. तो आप उसी तरह से करोगे. That's why it is a given provision in Keswanand Bharati case that the ratification of legislature is or will be, देखिए, in landmark case of Keswanand Bharati versus state of Kerala, it was observed that court must be interpreted the provision of constitution in light of the character of or the charter of United Nation. कि आपको जो भी चीज़ें अपने केस के इंटरप्रिटेशन करने हैं, आपके केस के ये बातों को करना है, यू शुड डू द इंटरप्रिटेशन इन लाइट ऑफ यूनाइटेड नेशन गाइडलाइंस, यूनाइटेड नेशन चार्टर्स. तो आपको अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार ही करना चाहिए. तो अभी तक आपने ये देखा कि जो कन्फ्लिक्ट थे इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ के, इसमें दोनों के क्या क्या इंपॉर्टेंस है. If any conflict between international law and municipal law, in that cases municipal law is prevail, but there are certain examples that will be followed two different or distinct paths. That one is followed by United States of America and another by United Kingdom, मतलब ब्रिटेन. तो ब्रिटेन के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा एक साइड आपको एक पक्ष दिखा, दैट विल फॉलोज अ डुअलिज्म कंसेप्ट बिकॉज ही रेटिफाइड, ही चेंजेस द रूल्स अकॉर्डिंग टू हिज पार्लियामेंट, अकॉर्डिंग टू हिज कल्चर, एंड इन पार्लियामेंट ही पास अ सिमिलर इनेक्टमेंट. But in another hand, just like a country of USA, there is no need to enacting any new law in your parliament. If you ratified the international law, your international law will be became and behave like domestic law for your country. तो आपके देश के लिए जो है सिमिलर रूप में वो काम करेगा. ठीक है. तो यह जो है, ये आपने यहां पर इस प्रोविजंस को देखा. एंड फॉर द वेरी सिमिलर पैसेज इज आस्क्ड टू यू in CLAT examination. Let's see that passage. Let's go for that PYQ. देखिए यहाँ पे जो है आपके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये मैं आपको 2 मिनट का मौका देता हूँ. आप जो है इसको पूरे को पैसेज को एक साथ आप पढ़ोगे. मैं एकदम साइड हो गया हूँ ताकि ये फुल पैसेज एक ही साथ आपको दिखे. All the concept that is given in that passage will be already discussed in that concept. तो लेक्चर के में इस तरह के कंसेप्ट ऑलरेडी आपको जो है बताए जा चुके हैं. बट यहाँ पर जो है आप एक बार पैसेज को देखो, फिर क्वेश्चन को देखना है. मैं आपको टाइम दूंगा, फिर आप जो है उसको अपने ये मान, चूंकि ये आपको रिकॉर्डेड क्लास है तो यहाँ पे लाइव में आप कमेंट कर नहीं सकते. बट आपको अपने मन में देखना है कि क्या व्हाट आई एम थिंकिंग इज राइट और नहीं रॉन्ग. हम जो सोच रहे हैं वो सही दिशा में सोच रहे हैं कि नहीं. तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए. देखिए ये एक पैसेज दिया गया है. ओनली 1 मिनट or 1.5 minutes for you to read this passage. There are two principal theories on a relationship between international law and domestic law, monism and dualism. The monistic theory maintain that the subject of two system of law, international law and municipal law, are essentially one. The monistic theory asserts that international law and municipal law are fundamentally the same in nature and arise from the same science of law and manifestations of single conceptions of law. It means he is talking about the homogeneous character of monism. The followers of this theory view international law and municipal law as a part of universal body of
legal rule binding all human beings, collectively or singly. In the monist theory, international law does not need to be incorporated in domestic law because international law immediately becomes incorporated in domestic legal system upon ratification of international treaty. According to this treaty, domestic law is subordinate to international law. The statute of international criminal code therefore can be directly applied to adjudicate the national courts according to the monist theory. According to dualist theory, international law and municipal law represent two entirely distinct legal systems. International law has an distinctly different character from that of municipal law. International law is not directly applicable in domestic system under dualism. It is a passage, and first international law must be translated into a state legislation under dualism. Firstly, you have to translate it into a state legislation before the domestic court can apply it. For example, under dualism, ratification of a statute of international court is not enough. It must be implemented through a state legislation into a domestic system. Most state and courts presumably weigh national and international legal system as the discrete entity and routinely discuss in dualistic fashion of incorporation of rule from one system to other. तो यहाँ पे आपको जो है एक पैसेज दिया गया है. देयर इज अ पैसेज गिवन फॉर यू एंड देयर आर सम ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड बाय ये कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन PYQs. तो यहाँ पर अब जो है इस पैसेज को आपने पूरा पढ़ लिया. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मोनोइज्म एंड डुअलिज्म. तो अब देखिए यहाँ पे पैसेज दिए गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. First question is that in light of given passage, which of the following statement is correct? इन दोनों में आपको बताना है कि कौन सा बात जो है सही है. ठीक, तो आपने बहुत आसान ये आपको लगेगा, आपने पढ़ा है. अब आप पहले पॉज करके अपने मन में सोचिए कि व्हाट विल बी द आंसर, राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. क्योंकि आपने जो है इसको पढ़ा है तो आपको ये चीज का अंदाज तो होगा ही. अब देखिए कह रहा है कि मोनोइज्म एंड डुअलिज्म आर सिमिलर अप्रोच टू अडॉप्ट इंटरनेशनल लॉ. इट्स अ सिमिलर अप्रोच? नो, इट्स अ डिस्क्रीट अप्रोच, इट्स अ डिस्टिंक्ट अप्रोच. ये अलग अलग है. इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट अ राइट स्टेटमेंट. Dualism postulate the homogeneous of domestic law and international law. Dualism postulate homogeneous or heterogeneous? Dualism postulate heterogeneous. Monoism postulate the homogeneous character of implementation of law ना. तो यहाँ पर dualism की बात कर रहा है और ये homogeneous कर रहा है. It's a wrong answer. It's a wrong statement. Other point is that monoism and dualism are different approaches to understand how domestic law impact international law. ये कह रहा है कि ये दोनों जो है अलग अलग ये अप्रोच है that how domestic law impact international law. It's a wrong. It's a ये applicability of how international law impact on domestic law. Here is given how domestic law impact international law. तो ये जो है ये भी कथन पूरी तरह से नहीं सही है. तो यह जो है आपको यहाँ पर एक तो डिफरेंट अप्रोचेस नहीं है और ये जो है ये बात पूरी तरह से सही नहीं. फिर कह रहा है मोनोइज्म पोस्टुलेट होमोजीनियस कैरेक्टर. ये सही यहाँ तक तो लग रहा है क्योंकि ये मोनोइज्म में होमोजीनियस होता है. इट मीन्स विदाउट ये regulating or without enacting a new separate law in your domestic legislation, you should directly apply. It means a supporter of monoism assume that monoism and dualism is a similar genesis of law. ये similar ये genesis के law तो it's a homogeneous of international law and domestic law. It will be right. तो यही तो पूरे स्टेट में पूरे पैसेज का आपको केंद्र बिंदु देखने को मिला, पूरे पैसेज में देखने को मिला. तो इट्स अ राइट आंसर. ठीक. नाउ गो फॉर अ सेकंड क्वेश्चन. Second question is a case based, although it's a lengthy but it is an easy question, very easy question.
X is a developing country. X ratified the United Nations Framework Convention Climate Change in 1995 and incorporated provision of said convention in the domestic legislation addressing climate change in 1996. It means X is a such country that is followed the international law as well as enacting the domestic law. It's a follow the two type. It means X is a monoism. X following monoism. ये मोनोइज्म फॉलो कर रहा है एंड वाई इज द डेवलप्ड कंट्री वाई रेटिफाइड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन अ क्लाइमेट चेंज ऑन 1995 एंड हैज नॉट इनकॉर्पोरेटेड द प्रोविजन ऑफ सेड कन्वेंशन इन इट्स डोमेस्टिक लेजिस्लेशन टिल डेट. But why is the country is not incorporated a separate law? It's directly apply the international law. It means Y is doing X is doing dualism ना. ये डुअलिज्म, ये तो डुअलिस्ट हो गया ना, डुअलिस्ट स्टेट. एंड वाई इज द मोनिस्ट स्टेट क्योंकि इट्स फॉलो अ सिंगल रूल, इट्स फॉलो अ डबल. ही इनकॉर्पोरेटेड हिज सेपरेट रूल आल्सो. तो एक्स इज डुअलिस्ट, वाई इज मोनिस्ट. अब फाइंड द आंसर. कह रहा है कि एक्स इज अ मोनिस्ट. नो, एक्स इज अ डुअलिस्ट. एक्स इज डुअलिस्ट स्टेट. यस, एक्स इज डुअलिस्ट और वाई इज मोनिस्ट स्टेट. वेरी इजी क्वेश्चन. चलो नाउ इट्स अ थर्ड क्वेश्चन फॉर यू. यहां पर देखिए कह रहा है डी ये कह रहा है कि डी अ डुअलिस्ट स्टेट. पहले से ही मान रहा है कि डी अ डुअलिस्ट स्टेट. इट मींस डी हैज अ टू सेपरेट लॉ. वन इज इंटरनेशनल लॉ, अनदर इज द म्युनिसिपल और डोमेस्टिक लॉ. टू सेपरेट डिस्टिंक्ट रूल्स आर एप्लीकेबल इन डी, इन कंट्री डी. द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको ट्रिप्स एग्रीमेंट कहा जाता है, द इंटरनेशनल एग्रीमेंट administered by the World Trade Organization. If D is compelled to fulfill the international obligation under TRIPS agreement, which of the following statement is correct? तो इसमें कौन सा ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? ये डुअलिस्ट है तो इसका जो है कौन सा स्टेटमेंट ये करेक्ट है? कह रहा है डी में अडॉप्ट द प्रोविजन ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट विदाउट इनेक्टिंग न्यू डोमेस्टिक लॉ. विदाउट इनेक्टिंग, अगर नहीं इनेक्ट करेगा तो हाउ इट विल बी कॉल्ड डुअलिस्टिक. डुअलिस्टिक तो होगा नहीं, तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग. डी में नॉट इनकॉर्पोरेट प्रोविजन, नहीं ये तो ऐसे ही नहीं होगा. कह रहा है कि नॉट इनकॉर्पोरेट कैसे? इट्स अ डुअलिस्टिक स्टेट, इट्स अ फॉलोइंग डुअलिज्म. इट मींस it has a two type of law. One is the international law and a similar fashion he have to incorporate a municipal law. तो दोनों आपको करने पड़ेंगे ना, तो ये भी आपको गलत. D must incorporate the provision of TRIPS agreement into existing domestic or new domestic law. ठीक कह रहा है कि यहाँ के डी को ये रेटिफाई करना होगा इंटरनेशनल ये लॉ को, एंड ही हैव टू इनेक्ट अ न्यू डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, वो नया एक रूल. It means it's a right answer because it's called a dualistic state. तो C is the right answer. D में not incorporated, ये तो ऐसे ही गलत है. ठीक, चलो. एंड ये there two more question is I will give it you to you in homework. Question number 4 and question number 5 you have to answer in comment section. So you read the question number 4. Which of the following statements is correct? And I have given a time, and I am taking aside that you read the question very properly. So first question for your homework is here, and second question is here. Question number 5 is here. 2 question is given in your homework. So go and pause the video, properly read the question, and ये send the your answer in comment section. So for today my lecture is end, and now we will meet in further classes with the new concept of law and our PYQs. That why you will be a sound in logical reasoning. लीगल रीजनिंग, आप लीगल रीजनिंग में जो है अच्छे से वर्क कर पाओ, साउंड हो पाओ, थोड़ा सा अच्छा कर पाओ. तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में. थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय. मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो. एंड फॉर फर्दर अपडेट एंड सच क्लासेज यू हैव टू सब्सक्राइब एंड tap on bell icon, that will you will
get notification for your classes and get notification for your फ्री स्टडी मटेरियल्स, तो आपको जो है उसके लिए सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा। तो ये एक एज ए टीचर ये कहने की बात नहीं है, आप समझदार हैं, आप कर लेंगे। चलो तो ये आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।